हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंकन। वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। जैसे कि कल हमने पेपर 2 जो 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हुआ था ना, उसके सीडीपी के 15 क्वेश्चन किए थे और रिमेनिंग 15 क्वेश्चन आज की क्लास में होंगे ना, और उसके बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। सो खैर चलिए शुरू करेंगे सीडीपी की क्लास। जैसे कि टाइमिंग तो आप सबको पता ही है कि 10 बजे तक आपकी क्लास, यानी कि 10 से पहले या 10 तक आपको क्लास मिल जाती है। ठीक है, फिर वो कंटेंट की हो या फिर पीवाईक्यूज़ की क्लासेस हो। सो क्वेश्चन नंबर 16 से हमें कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है। ठीक है, ऐसे बच्चे जिन्हें विजुअल इम्पेयरमेंट हो रखा है ना, उनके लिए मुश्किलें क्या डाल सकता है ना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेख, मतलब कि आप बच्चों को दे रहे हैं एक लेक्चर मेथड में चीज़ों को, मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स, उभरी हुई रेखा चित्र और मानचित्र, ग्राफिक सामग्री के स्पर्शनीय तरीके। तो ये सब तो अच्छे हो जाते हैं ना कहीं ये दिक्कत करने वाली है जो टेक्स्ट बुक और नोट्स होंगी ना। अब भाई बच्चा देख नहीं पा रहा है, विजुअल इम्पेयरमेंट हो रखा है, दृष्टिबाधित है ना, तो उसे आप नोट्स या टेक्स्ट बुक देंगे प्रिंटेड तो वो अच्छा नहीं होगा ना, क्योंकि वो रीड नहीं कर सकता, देख नहीं सकता है, तो फिर वो कैसे करेगा उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है। पहला ऑप्शन है आपका कि मात्रात्मक शोध कार्य विधि का इस्तेमाल किया, या फिर बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। तो भाई ऑप्शन सेकेंड ही सही है। बच्चों के सामने कुछ नैतिक दुविधाएं रखी जाती हैं जिनके बेसिस पे बच्चे अपनी अनुक्रियाएं प्रस्तुत करते हैं ना, कि इस सिचुएशन में हमें किस तरीके का बिहेवियर करना चाहिए। तो इससे ये आइडिया लग पाता है ना कि बच्चा किस स्टेज में है ना, किस लेवल में है, किस स्टेज में है। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड आपका यहाँ पे बेहतर हो जाता है। लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी सारी ही हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है ना। तो रचनावादी जो है, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है, वो शिक्षा को, विद्यार्थियों को खोज, डिस्कवरी पे ले जाते हैं। मीनिंगलेस को कोई मतलब नहीं बनता, रोट मेमोराइजेशन, रिसेप्टिव, तो ये सारी बेकार होती हैं, एक तरीके से निगेटिव होती हैं। ऑप्शन हमारा फर्स्ट बेहतर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है ना कि पठन वैकल्य से जूझ रहे, यानी कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती है ना, उनसे जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है, रीडिंग उन्हें सिखा सकते हैं। किस तरीके से? अगर उन्हें व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण दिया जाए तो, या फिर उच्च ग्रेड के पठन ग्रंथ प्रदान किए जाएँ, ऐसा कुछ नहीं करना है। लंबे और जटिल गद्यांश, अब उन्हें पढ़ना नहीं आ रहा है, आप उन्हें लंबे लंबे पैराग्राफ दे दोगे तो भी दिक्कत करेगा। ठीक है, अनुकूलन के अनुबंधन विधि के माध्यम से बिल्कुल नहीं। ऑप्शन फर्स्ट बेहतर हो जाएगा, जहाँ पे बच्चों को आप प्रॉपर कैसे प्रोनाउंशिएट करना है इस चीज़ का प्रशिक्षण देते हैं अगर आप, तो बच्चों में रीडिंग स्किल्स को सही करी जा सकती हैं। ठीक है, और ये टॉपिक भी अभी हमने जल्दी ही कंप्लीट किया है, देख लीजिए क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि व्यवहार को दंड और पुरस्कार के माध्यम से अनुकूलित किया जा सकता है। भाई दंड और पुरस्कार बिल्कुल भी नहीं। अवधारणाओं को जटिल से सरल नहीं, सरल से जटिल के क्रम में हमें चलना चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, बिल्कुल कह सकते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या है कि शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, ना कि सोचने की प्रक्रिया पर, बिल्कुल नहीं। भाई ऑप्शन हमारा थर्ड बहुत सही हो जाएगा। भाई बच्चा जिस एज ग्रुप का है ना, जिस एज ग्रुप का है उसी बेसिस पे उसके सामने हम कंटेंट को लेकर आएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा 5 साल का है और हम क्लास 10th की चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, तो एकदम से तो वो नहीं सीख पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्र को परासंज्ञानात्मक, यानी कि मेटा कॉग्निशन कौशल विकसित करने में मदद करते हैं। अब ये परासंज्ञानात्मक कौशल होता क्या है ना, तो मतलब जो भी बच्चा मेटा कॉग्निटिव स्किल्स जिसमें आप डेवलप करना चाहते हो, इट्स मीन आप चाहते हो कि वो अपने बारे में बेहतर तरीके से समझे ना, उसकी लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं, है ना, उसके इमोशंस, उसका एंगर, हर एक पक्ष वो अपना खुद का समझ सकता है। तो मतलब उसमें मेटा कॉग्निशन स्किल्स हैं, तो आपको विकसित करना है बच्चे में निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है। मतलब कौन सी एक्टिविटी अगर टीचर कराता है बच्चे को तो उसमें वो परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित कर सकता है। पहला ऑप्शन है छात्रों को उनके प्रदर्शन व गुणात्मक प्रतिपुष्टि के बजाय अंक देना। मतलब फीडबैक नहीं दे रहे हैं आप, उनको अंक दे रहे हैं प्रॉपर ना, कि भाई आप फेल हैं, आप कितने मार्क्स हैं, आप एवरेज हैं, आप बिलो एवरेज हैं, इस तरीके से। या फिर छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करके। भाई जब बच्चा अपने रिज़ल्ट को लेकर के सोच पाएगा ना कि भाई मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है तो क्यों आया है, और अगर नेगेटिव आया है ना तो क्यों आया है, ठीक है। अगर वो ये चीज़ सोच पा रहा है कि शायद मैंने कम मेहनत करी थी, अगर थोड़ा सा और कर लिया होता प्रॉपर वे में तो शायद मेरे मार्क्स और बेहतर हो सकते थे ना। अगर बहुत अच्छे मार्क्स है तो मतलब उसे पता होना चाहिए कि भाई मैंने मेहनत करी थी, है ना, और मेरे मार्क्स भी अच्छे आए हुए। तो इसी को तो हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं ना। तो ऑप्शन आपका सेकंड बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीनता के संदर्भ में सही है। ऑटिज्म के बारे में अभी अभी पढ़ाया है, तो कौन सा ऑप्शन बेहतर हो जाएगा। भाई स्वालीनता वाले सभी लोगों में कम से कम एक विशेष कौशल होता है, या फिर स्वालीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। बिल्कुल भाई, ये एक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर कह सकते हैं ना, जहाँ पे बच्चा जो है ना सामाजिक नहीं होता है, सोशल नहीं होगा। मतलब लाइक बहुत शांत रहता है और लोगों के बीच में बैठना पसंद नहीं करेगा। अगर कोई घर में रिलेटिव आ रहे हैं तो वो जाकर रूम में अपने आप को चुपचाप बैठेगा, वहाँ किसी से बात करना इतना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे लाइक बच्चों का जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है ना, एक तरीके का आप मान के चल सकते हैं होता है। ऑप्शन सेकंड बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है ना कि प्याजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। भाई प्याजे और वाइगोत्स्की को कंपेयर करके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, तो क्या है देखते हैं। भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन, या फिर बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान दिया इन्होंने, या फिर बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, या फिर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृति की भूमिका। तो भाई संस्कृति के बारे में तो सिर्फ और सिर्फ वाइगोत्स्की की बात करते हैं, तो दोनों में समानता की बात करी गई है, तो ये कहना तो गलत हो जाएगा। संलग्नता और जुड़ाव बच्चे के स्वयं, तो हाँ ठीक है, ये कहीं ना कहीं ओके है। भाई जहाँ तक ऑप्शन सबसे बेहतर है ना हमारा फर्स्ट हो जाएगा कि भाषा, लैंग्वेज और थॉट दोनों के बारे में कहीं ना कहीं दोनों ने अपने थॉट्स बताए हैं, और ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है आपके भाषा और विचार वाले चैप्टर में ना, ये हो भी चुका है हमारा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बेहतर हो जाएगा, क्योंकि चरण तो भाई प्याजे ने तो प्रॉपर 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है, पर वाइगोत्स्की ने कुछ टर्म्स दिए हैं, ना कि इन्होंने स्टेजेस में डिवाइड किए हैं, ठीक है। असर्शन रीज़न से आपका क्वेश्चन है। असर्शन क्या है कि शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। नहीं भाई, रीज़न तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे बेहतर होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट पे। सो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है ना कि किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है, ठीक है। सो अनुबंधन तो ऐसा कुछ नहीं, रटकर सीखना, तो यहाँ पे दूसरे को कहाँ ही सिखाना हुआ। तो हम बोल सकते हैं ना पारस्परिक शिक्षण, जहाँ पे रेसिप्रोकल टीचिंग होती है ना, एक दूसरे से बच्चे क्वेश्चन करेंगे ना, जो उन्हें आता है वो दूसरे से क्वेश्चन करते हैं, सामने वाला अपने सामने वाले से क्वेश्चन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है ना, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ए आपका सही है। और रीज़न क्या बता रहे हैं कि भावनाएं व्यक्ति परक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं, बहुत ज़्यादा गलत है भाई हमारे जो इमोशंस होते हैं ना, बच्चे के इमोशंस होते हैं, उसकी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं कह सकते भाई। अगर इमोशनली वो स्टेबल नहीं होगा, अच्छा फील नहीं कर रहा होगा, तो उसका लर्निंग डेफिनेटली प्रभावित हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बेहतर हो जाएगा, आर गलत होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27 अगेन जीन प्याजे से है। भाई जीन प्याजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार से भिन्न होते हैं, और पेपर 1 पेपर 2 दोनों में एक जैसा क्वेश्चन पूछा गया है ना।
तो भाई ये देखा जाए ना तो देखिए जीन पियाजे का क्या कहना है कि बच्चे भी प्रॉपर सोचते हैं, उन्हें ब्लैंक स्लेट नहीं कहा जा सकता है, और बड़े भी सोचते हैं। अब भाई सोचते दोनों हैं तो डिफरेंस क्या होगा, उनकी क्वालिटी में डिफरेंस होगा ना, उनके जो वे ऑफ थॉट है उसमें डिफरेंस होगा कि भाई बड़े जो हैं वो अपने हिसाब से सोचते हैं, छोटे वो अपने लेवल पे अपने हिसाब से सोच रहे होते हैं, थिंकिंग कर रहे होते हैं। बच्चे वयस्कों पर निर्भर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, जबकि वयस्क स्वतंत्र होता है। बच्चों की तुलना वयस्क बहुत अधिक, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, क्वालिटी में डिफरेंट होता है, सिर्फ डिफरेंस देखने को मिलेगा। बाकी सोचते बच्चे भी प्रॉपर हैं, है ना, और आपके घर में होंगे तो आपको पता भी होगा ना। इतने क्वेश्चन पूछेंगे ना कि आप फिर ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट गलत नहीं करके आएंगे ना। नेक्स्ट कहें कि निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। ठीक है, एनालिटिकल थिंकिंग को यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है जो बढ़ावा देगा। भारत की राजधानी, तो भाई सोचेगा क्या ही बच्चा, रटा होगा तो बता देगा, नहीं रटा है तो नहीं बता पाएगा। कितने राज्य हैं, ये भी सेम सिचुएशन है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हैं। अब यहाँ पे कारण के लिए बच्चे को सोचना पड़ेगा ना कि आखिर क्या कारण हो सकते हैं। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो जहाँ पे बच्चे को अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं, बस वही क्वेश्चन आपके एनालिटिकल हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, समावेशी कक्षाओं, इंक्लूसिव क्लासरूम की बात हो रही है ना, तो कक्षाओं को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। में विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाता है, नहीं भाई। समावेशी का मतलब है सबको एक छत के नीचे एक उसमें लेकर के आप चलोगे। अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जा सकते हैं। भाई समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है कि एक कक्षा में 30 बच्चे हैं तो हो सकता है कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ अलग स्पेशलिटी देखने को मिल सकती है ना। कोई फिजिकली थोड़ा वीक हो सकता है, कोई मेंटली थोड़ा वीक हो सकता है, कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा आपकी क्लास में हो सकता है। तो उस बेसिस पे आपको हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए, थोड़ा सा इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए बच्चों को अलग अलग इंस्ट्रक्शंस आप दे सकते हो। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 3rd बेहतर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ना कि भाई अगेन रीज़न असर्सन से है कि शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए। बिल्कुल सही है, जैसे कि उदाहरण और गैर उदाहरण पर चर्चा करनी चाहिए। और कारण क्या देने कि बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण। भाई विपरीत उदाहरण क्यों दोगे आप, विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। भाई वैसे अगर देखा जाए ध्यान से कारण को ना, कि बच्चों में जो गलत धारणाएं होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको अगर आप सही करना चाहते हो वो भी रचनात्मक तरीके से ना, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे भाई विपरीत उदाहरण ही तो देंगे ना। विपरीत मीन्स टू से कह सकते हैं कि ऐसे एग्जांपल्स दीजिए जो उनकी गलत अवधारणा को लाइक सही आप एग्जांपल दे करके उनको चीज़ों को सही कर सके ना। भाई एग्जांपल देंगे तो बच्चा रिलेट कर पाएगा, समझ पाएगा, और फिर वो एक बेहतर तरीका हो सकता है समझाने का ना। ये नहीं कह सकते कि गलत है, गलत तो नहीं कहेंगे। और कहीं ना कहीं भाई बच्चा खुद से काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ ना कुछ मिसकॉन्सेप्ट जो उसके दिमाग में आएंगे और उसे आप इस तरीके से सही कर सकते हो ना। यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा बेहतर हो जाएगा। सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर फर्स्ट टाइम है तो शेयर ज़रूर कर देंगे। थैंक यू सो मच।